नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि हम लोगों ने अपने चैनल का नाम बदल कर को स्टडी कर दिया है। रीज़न इज़ कि हम लोग अब सिर्फ आईएएस के क्षेत्र में ही अपने वीडियोस नहीं देंगे, बल्कि अदर सेक्टर्स लाइक कंपटीशन एग्ज़ाम्स फॉर बैंक, पीओ, एसएससी और इन क्षेत्रों में भी हम लोग जो है आपको अपने वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही दोस्तों अब हम अपने वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम में ना देकर इंग्लिश मीडियम में भी देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे वीडियोस देख सकें। क्योंकि कई लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड कराएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा अपने चैनल के अंदर चेंज किया है। तो आप लोग ज़रूर याद रखें दोस्तों कि अब हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया है, जो कि पहले क्रैक आईएएस इन हिंदी था, अब नाम हो गया है को स्टडी। दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक लिया है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, वो है कमिटीज़ पार्ट फर्स्ट। कमिटीज़ पार्ट फर्स्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर 2 और वीडियोस हैं। इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को कवर करने की कोशिश की है, जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स और इवन सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी कमिटीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए सीमा सुरक्षा पर मधुकर गुप्ता समिति। दोस्तों सीमा सुरक्षा का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में रहता है। और सीमा भी कौन सी, भारत पाकिस्तान की सीमा। आपको पता है कि अभी हाल ही में कितने हमले हुए, उरी का हमला हुआ, पठान एयरबेस का हमला हुआ। तो इसलिए सरकार ने अपनी भारत पाकिस्तान की सीमा को मजबूत करने के लिए इस समिति का गठन किया। और इस समिति को देखिए क्या लिखा हुआ है। इस समिति को भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा में कमियों और अति संवेदनशील सीमाओं पर घेराव हेतु सुझाव देने थे। यानी कि जो ज़्यादा संवेदनशील सीमाएं हैं, जहाँ के की घुसपैठ के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, उस पर रोक कैसे लगाई जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर इस समिति को सुझाव देने थे। और ये हैं मधुकर गुप्ता जी। और इस समिति का गठन दोस्तों पठान एयरबेस हमले के बाद किया गया था। और समिति ने यह सुझाव दिया है कि नदी की सीमाओं पर निगरानी को ज़्यादा सुधारा जाए। यानी क्योंकि नदी की सीमाओं से ज़्यादा घुसपैठ होती है, इसलिए नदी की सीमाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही तकनीकों का उपयोग किया जाए। तो आपको याद रखना है कि सीमा सुरक्षा पर कौन सी समिति बनी है, मधुकर गुप्ता समिति। नेक्स्ट देखिए पार्थ मुखोपाध्याय समिति। पार्थ मुखोपाध्याय समिति बनी है दोस्तों दूसरे राज्य से आए लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु। दोस्तों क्या होता है, आपको पता होगा कि बहुत आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि फलाना राज्य के जो है निवासी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। जैसा कि आपने जो ज़्यादा घटनाएं सामने आती हैं वो आती हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो लोग हैं उनके साथ। जब भी वो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में आते हैं तो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो वो सब बातें, और साथ ही जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए राज्यों की सरकारों से, वो भी उन सुविधाएं उनको नहीं मिलती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्थ मुखोपाध्याय समिति का जो है गठन किया गया था दोस्तों। अब देखिए देश भर में इस कार्यदल ने निम्नलिखित सिफारिशें करी कि देश भर में दूसरे राज्य से आए लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानून एवं नीतिगत रूपरेखा तैयार की जाए। ऐसे लोगों को पीडीएस का भी लाभ मिलना चाहिए। यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो राज्य में स्थायी निवासी हैं, बल्कि जो दूसरे राज्य से जो लोग आते हैं उनको भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस प्रणाली का जो है लाभ मिलना चाहिए। साथ ही राज्यों को स्थायी निवास की आवश्यकता समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि कामकाज और रोजगार के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, जिससे आपको ये लाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर मैं राजस्थान की निवासी हूँ और मैं ओबीसी में आती हूँ और मुझे बिहार में कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बिहार की सरकार मुझे आरक्षण का लाभ नहीं देगी, क्योंकि मैं राजस्थान की निवासी हूँ, बिहार की नहीं हूँ। तो इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो राज्य सरकारों द्वारा खत्म होनी चाहिए। इस प्रकार की सिफारिश पार्थ मुखोपाध्याय जी ने की है। राज्य द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं में दूसरे राज्य से आए लोगों के बच्चों को शामिल किया जाए। इस कार्यदल का गठन दोस्तों आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। तो आपको याद रखना है कि पार्थ मुखोपाध्याय समिति किस मुद्दे पर बनी थी। ये मुद्दा था दूसरे राज्य से आए लोगों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों साइबर सुरक्षा पर मीणा हेमचंद समिति बनी है। आपको पता होगा साइबर सिक्योरिटी आज के समय में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सेक्टर हो चुका है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ जो है वो डिजिटलाइज्ड हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। तो हमें साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में रैंसमवेयर जो एक वायरस था, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो इस वायरस ने जो है बहुत ज़्यादा नासा तक की साइट को उसने जो हैक कर लिया था। तो
ये कारण क्यों ये वायरस जो है सिस्टम में घुस जाते हैं या सिस्टम को अफेक्ट कर पाते हैं, उसका कारण होता है साइबर सिक्योरिटी का कमज़ोर होना। और चूंकि दोस्तों अब पैसे का लेन देन भी जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, तो अब साइबर सिक्योरिटी पे जो है ध्यान देना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है मीणा हेमचंद समिति का गठन किया गया। यह समिति डिजिटल लेन देन को दृष्टिगत रखते हुए साइबर सुरक्षा पर काम करेगी। यह समिति समय समय पर साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उपायों पर विचार करेगी। इसके साथ ही ये समिति सभी बैंकों को साइबर सुरक्षा से संबंधित सुझाव भी देगी, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो साइबर सिक्योरिटी इन सेक्टर ऑफ डिजिटल पेमेंट जो है, इसका जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, जिस एरिया पे मीणा हेमचंद समिति बनाई गई, वो ये था। और ये है मीणा हेमचंद जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। 3 ओलंपिक्स पर जो है 3 ओलंपिक्स पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अभी हाल ही में आपको पता है रियो ओलंपिक्स हुए 2016 में, जिसमें भारत की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रही थी। और इसी के बाद जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने घोषणा करी कि अगले 3 ओलंपिक के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। आपको पता हो दोस्तों, ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं। और अब जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे वो 2020 में, 2024, 2028 में होंगे। तो इन 3 ओलंपिक्स के लिए ही इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये टास्क फोर्स है क्या, क्या करेगी ये, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य है एक एक्शन प्लान देना होगा, जिसमें खिलाड़ियों को अच्छी खेल सुविधा, ट्रेनिंग, कोच सुविधा आदि प्रदान करके ओलंपिक्स में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर करना होगा। अगर इन क्रक्स हम बात करें तो दोस्तों इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि भारत के खिलाड़ी भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडल जीत कर लेकर आएँ। और इस टास्क फोर्स में 8 सदस्य होंगे, जिसमें कई सारे लोग हैं, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, वीरेन, 5 अन्य सदस्य भी होंगे। तो खेल से संबंधित लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस समिति को अपनी सिफारिश देने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि टास्क फोर्स जो है वो कितने समय के लिए गठित की गई है, 3 ओलंपिक्स के लिए गठित की गई है, यानी 12 साल के लिए इसको गठित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। सिंधु नदी समझौते पर नृपेंद्र मिश्र समिति बनी गई है। दोस्तों आपको पता है सिंधु नदी समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है, और जिसमें रावी, सतलज और व्यास जो 3 नदी हैं, उसका जो इस समझौते के अनुसार इन 3 नदियों का जल भारत जो है इस्तेमाल करता है, और बाकी जो 3 नदियां हैं उनका जो जल है वो कौन इस्तेमाल करता है, वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो इसी सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया। और इस समिति का गठन दोस्तों हुआ था उरी हमले के बाद। आपको मैं बताऊं दोस्तों, उरी हमले के बाद भारत में बहुत ज़्यादा मांग उठने लगी थी कि सिंधु नदी जल समझौते को भारत को जो है ख़त्म कर देना चाहिए, और सिंधु नदी के जो जल को है जो भारत को रोक लेना चाहिए। इससे जो है भारत पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% इकनॉमी है वो सिंधु नदी पर जो है डिपेंड करती है। और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो भारत में जो हमले करवाता है उससे वो दबाव में आएगा, और इस तरह के हमले जो है घुसपैठ जो है वो रोक देगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नृपेंद्र मिश्र समिति का जो गठन किया गया था। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत जो है भारत पाक सिंधु जल संधि जो है उसको भारत नहीं तोड़ सकता है। एक इंटरनेशनल जल संधि है, इसमें वर्ल्ड बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरीके की संधि को भारत नहीं तोड़ सकता है। और अगर भारत सिंधु नदी के जल को अगर रोक भी ले दोस्तों, तो भी भारत जो है उस जल को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के पास इतना स्टोरेज नहीं है कि वो उस जल को रोक कर वो स्टोर कहाँ करेगा। तो इस तरह की कई प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो इस समझौते के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस समझौते को तोड़ा नहीं जा सकता है। अब देखिए डिजिटल भुगतान पर दोस्तों रतन वटल समिति बनी है। 9 दिसंबर 2016 को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने तो सुझाव देने के लिए नीति आयोग के प्रधान सलाहकार एवं पूर्व वित्त सचिव रतन पी वटल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को सौंप दी है। और समिति ने अपनी रिपोर्ट में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह को बाजार में उभरती प्रौद्योगिकी में सम्मिलित करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही डिजिटल लेन देन की सुरक्षा पर भी बल देने की सिफारिश करी है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु नवाचार और प्रौद्योगिकी तथा समूह को पुरस्कृत करने की सिफारिश करी है। तो डिजिटल लेन देन जो कि मोदी जी कहते हैं कि इंडिया को डिजिटलाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज कीजिए, तो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर रतन वटल समिति का जो है गठन किया गया था। इस समिति को बताना था कि कैसे हम इसको डिजिटल लेन देन को हम कैसे तो बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम सुरक्षा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उन मुद्दों पे रतन वटल समिति का जो है गठन किया गया था। आपको याद रखनी है, साइबर सुरक्षा पर मीणा हेमचंद समिति थी और डिजिटल भुगतान पर रतन वटल समिति बनाई गई। नेक्स्ट देखिए
जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर टीवीएसएन प्रसाद समिति का गठन हुआ। दोस्तों आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आए दिनों दंगे होते रहते हैं और उन दंगों को रोकने के लिए हमारी भारतीय फौज जो है वो पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। अभी हाल में दोस्तों अभी टीवी में दिखाया गया था कि पैलेट गन्स की वजह से कई युवा जो हैं कश्मीर के वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो उस मुद्दे को लेकर जो है समिति का गठन किया गया कि पैलेट गन के इस्तेमाल को या भारत को रोक देना चाहिए, या अगर पैलेट गन के इस्तेमाल को रोक देना चाहिए तो उसकी जगह किस अन्य हथियार का जो है भारत को प्रयोग करना चाहिए। तो उन सब मुद्दों को लेकर टीवीएसएन प्रसाद की समिति की अध्यक्षता में टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया दोस्तों। 26 जुलाई 2016 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता में गैर हथियार के रूप में, दोस्तों ये एक गैर हथियार है, हथियार इसको नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि जो असामान्य स्थिति हो गई है उस पर काबू पाना होता है। तो एक गैर हथियार होता है, तो गैर हथियार के रूप में पैलेट गन के संभावित विकल्पों की खोज, यानी कि पैलेट गन के इस्तेमाल की जगह हम और क्या गैर हथियार के रूप में किस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ये 7 सदस्यीय समिति का जो है वो गठन किया गया था। तो ये टीवीएसएन प्रसाद समिति है जो कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, दाल की कमी को लेकर अरविंद सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया दोस्तों। अरविंद सुब्रमण्यम समिति जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इन्होंने दाल के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो दाल की कीमत है वो आए दिन बढ़ जाती है क्योंकि भारत में दाल का प्रोडक्शन इतना नहीं है जितना कि कंजम्पशन है। तो कारण इसीलिए कि दाल की कीमतों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए उसको ध्यान में लेके जो है भारत ने सरकार ने जो है ये समिति बनाई थी। तो इस समिति ने कुछ सिफारिशें भी करी दोस्तों। इसने कहा कि ट्रेडर्स के लिए स्टॉक लिमिट को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करें या फिर स्टॉक करें, और जिससे क्या है कि जब किसी भी ईयर में प्रोडक्शन कम हो तो एटलीस्ट हम उस स्टॉक को यूज़ कर सकें और दाल की जो कीमत है अननेसेसरी बढ़ जाती हैं वो ना बढ़ें। एक्सपोर्ट से बैन हटाया जाए। चना उड़द सहित कई दालों का एमएसपी बढ़ाने सहित कई सिफारिशें इस समिति ने कही और कुछ मुख्य सिफारिशें करी, जैसे कि दाल की बुआई पर किसानों को 10 से 15 रुपये प्रति किलोग्राम जो है सब्सिडी मिले, जिससे कि वो दाल का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित हो। दालों की सप्लाई को 8% बढ़ाया जाए। दालों की खरीद बिक्री की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और इन उड़द की दाल का और अरहर की दाल का बफर स्टॉक बनाया जाए। दालों की उत्पादन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाए। देश में दालों की स्थिति के लिए एक प्रचार सचिवों की कमेटी बनाई जाए जो समय समय पर खरीद बिक्री और आयात की समीक्षा कर सके। तो ये अरविंद सुब्रमण्यम समिति जो है इस मुद्दे को लेकर बनाई गई थी। तो दाल की कमी को लेकर कौन सी समिति बनाई गई? अरविंद सुब्रमण्यम समिति, और ये है अरविंद सुब्रमण्यम की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति मुझे लगी दोस्तों, शंकराचार्य समिति। कारण ये है कि शंकराचार्य समिति जो बनाई गई है वो फाइनेंशियल ईयर को लेकर बनाई गई है। हमारे यहाँ जो अभी फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और ये समिति बनाई गई है ये देखने के लिए कि क्या हम अपने फाइनेंशियल ईयर को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर सकते हैं। दोस्तों अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर जो है वो शंकराचार्य समिति बनाई गई थी। 6 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष की डिज़ायरेबिलिटी और फिजिबिलिटी की जांच हेतु पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर आचार्य की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया, और ये 4 सदस्य हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। यह समिति मौजूदा अप्रैल से मार्च तक के वित्त वर्ष की व्यवहारिकता एवं उसके गुण दोषों की जांच करेगी, यानी कि जो अभी हम करंट में जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ है और क्या नुकसान है वो ये समिति बनाएगी। और ये समिति ने दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट है वो 31 दिसंबर 2016 को सरकार को सौंप दी है। तो अब सरकार को जो है इसके ऊपर जो है निर्णय लेना है। और थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मेरे जो मैं इस एम को लेके चल रही हूँ कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो आप लोग ही पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आगे भी आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब के पास में एक बेल का बटन होता है, उसे भी ज़रूर प्रेस करें।
उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नंबर, ताकि हम कुछ अपनी रिटन मटेरियल या कुछ पीडीएफ फाइल्स जो शेयर करते हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा सकें। आप इस नंबर पे अपना जो है हमें नाम लिखकर भेज दें और आपका नंबर जो है हमारी डेटा लिस्ट में ऐड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।